आइए भाइयों, तो हम समझते हैं बंगाल इलेक्शन के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि बंगाल इलेक्शन अब कुछ ही दिनों की दूरी पर है। तो इन सब कुछ को देखते हुए, इसकी वर्तमान जो बातें चल रही हैं उनको देखते हुए, और क्या है हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या चल रहा है, कौन से पार्टी बहुमत में है, किसे जनता ज़्यादा पसंद कर रही है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, ये जानने से पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं, इसकी कुछ बेसिक जानकारियों को समझते हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि बंगाल में कुल 294 सीट्स हैं, 294, और वोटिंग जो है यहाँ पे 2 चरणों में होंगी, 2 फेजेस में, 23 अप्रैल को और 29 अप्रैल को। अगर मुख्य मुकाबले के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो अभी तत्कालीन सरकार है, जो कि तृणमूल कांग्रेस की है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस गठबंधन करके सीपीआई-एम के साथ ये मुख्य मुकाबले के भागीदारी हैं। अगर मुख्य मुकाबला अगर हम देखें तो आज के पृष्ठभूमि में अगर हम इस बात को समझें तो टीएमसी बनाम बीजेपी ये बहुत चर्चा में है। अगर हम चुनाव की आज बात करें तो पूरे बंगाल में सिर्फ एक ही बात होती है, ममता वर्सेस मोदी या शाह। तो बिल्कुल इसी वे में आज बंगाल चुनाव जा चुका है। ममता बनर्जी जहाँ पे रीजनल फेस के बारे में बात कर रही हैं, वेलफेयर पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रही हैं, लोकल कम्युनिटीज़ के बारे में बात कर रही हैं, उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशन, उनके फूडिंग हैबिट्स और हर एक चीज़ पे बातें चल रही हैं। आपने अगर तृणमूल कांग्रेस के कैंपेन वीडियोस देखे होंगे तो ये इन सारे पृष्ठबंधुओं पर बात कर रही हैं। वहीं अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह या बीजेपी की बात करें तो वो नेशनल नैरेटिव लेकर के आगे चल रही हैं, राष्ट्रवादी नैरेटिव लेकर के आगे चल रही हैं। अगर हम इसको सर्वे के अनुसार समझें तो ये कई जगह पे आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा कि टीएमसी फिर से 174 से 184 सीट जीत सकती है, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर और सीट दोनों बढ़ने की बहुत बड़ी संभावना दिख रही है अभी के तत्कालीन परिस्थितियों को देखें तो। चुनाव में अगर हम इस चुनाव के बारे में सबसे बड़े मुद्दों की बात करें जिस पे पार्टीज एक दूसरे के साथ फाइट कर रही हैं, एक दूसरे को जांच परख रही हैं, एक दूसरे को अपने से बेहतर दिखाने की कोशिश कर रही हैं, बेसिकली अपने आप को सेल कर रही हैं इन फ्रंट ऑफ हमारे जनता के बीच में, वो है बेरोजगारी और विकास। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। विपक्ष का ये आरोप है कि उद्योग बंगाल में बिल्कुल बंद हो चुका है। आज के टाइम में बंगाल में जॉब्स की बहुत कमी हो चुकी है और बीजेपी वहीं पे प्रॉमिस कर रही है कि वो यहाँ पे उद्योग का गठन करेंगी, कई सारे कंपनियों को यहाँ पे बुलाएंगी और यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर निर्माण है उस पे बहुत जोर दिया जाएगा। बंगाल को सिलिकॉन सिटी बनाई जाएगी, जॉब पुश होगा और यहाँ के युवा वोट्स को वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकली टारगेट कर रहे हैं। यहाँ के जॉब सेक्टर को वो बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। यहाँ के आपको अगर देखिए तो वर्किंग क्लास को वो बहुत ज़्यादा टारगेट लेकर के अपने मेन वोट शेयर समझ के वो आगे बढ़ रही हैं। अगर वेलफेयर और डेवलपमेंट मॉडल की बात करें तो टीएमसी में जैसे कि आपने सुना होगा कि लक्ष्मीर भंडार महिला स्कीम चल रही है। बीजेपी जो है 3,000 रुपये प्रति माह महिलाओं को कैश सपोर्ट देने की बात कर रही है और यह चुनाव फ्री स्कीम्स वर्सेस डेवलपमेंट डिबेट का हो चुका है। और जो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है बंगाल में वो है माइनॉरिटी और सीए और एनआरसी। तो अगर सीए, एनआरसी और वोटर लिस्ट जो कि एसआईआर से जुड़ा मुद्दा है, अगर हम उस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो माइनॉरिटी वोट जो है वो ट्रेडिशनली टीएमसीज को जा रही हैं। ये टीएमसी का सबसे बड़ा बयान है। लेकिन फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे अगर आप उन जगह पे जाकर के देखेंगे जहाँ पे माइनॉरिटीज़ बहुल समाज है, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारा फ्रेगमेंटेशन दिख रहा है ग्राउंड लेवल पे। मुस्लिम वोट स्प्लिट होते हुए दिख रही है। तो
हम इस बारे में समझेंगे, ठीक है? महिला के जो है यहाँ पे इनको बहुत ध्यान से देखा जा रहा है दोनों पार्टियों के द्वारा, जहाँ पे महिला को एक बड़ा रोल दर्शाने की कोशिश की गई है, जिसमें दोनों फोकस किए हुए हैं कि महिलाओं को जितना से ज़्यादा हो सके उतना वोटर टर्न अराउंड रेशियो में महिलाओं का प्रतिनिधित्व ज़्यादा हो, क्योंकि इलेक्शन का जो वो सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो है आज का वुमेन पावर। अगर हम नॉर्थ बंगाल या गोरखलैंड इशू के बारे में बात करें, तो जैसा कि आपको पता होगा कि बीजेपी फोकस कर रही है गोरख इशू को सॉल्व करने के लिए। नॉर्थ इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बहुत डेप्थ क्रिटिकली एनालाइज करेंगे हम इस चीज़ को। नॉर्थ बंगाल को हिस्टोरिकली बीजेपी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग समझती हैं अपने लिए, तो ये रीजन जो है उनके लिए रिजल्ट को बदल के दे सकता है। अगर हम करप्शन और लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, तो बीजेपी में अभी करप्शन केओस की आरोप बहुत ज़्यादा तेज़ी से टीएमसी पे लगाई जा रही हैं। बीजेपी पर कॉन्स्पिरेंसी और वॉयलेशन का आरोप लगाया जा रहा है टीएमसी द्वारा। स्कैम इश्यूज हुए हैं, जैसा कि आपको पता होगा, टीचर स्कैम इश्यूज जो भी कुछ दिनों से बहुत बड़ी मीडिया की हेडलाइन बनी हुई थी। इस पे भी हम कभी और आपके कमेंट सेक्शंस में, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये टीचर स्कैम पे भी अगर हम बनाएं वीडियो, तो हम इस बारे में भी हम मिलके बहुत ज़रूर बात करेंगे इस पे। अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें आज के समय पे, तो लेफ्ट प्लस कांग्रेस की बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सीपीआई-एम की अगर वोट शेयर दिखे तो उसमें 40% से गिरकर आज वो 5% पे पहुंच गई है। तो वो बीजेपी को एक अपोजिशन स्पेस मिल रहा है वहाँ पे अपने आप को प्रूव करने का, अपने सीट्स को जीतने का। अगर हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात करें, तो 2926 कैंडिडेट्स हैं, 1000 प्लस इंडिपेंडेंट्स खड़े हुए हैं, जिससे वोट स्प्लिट होने का बहुत बड़ा खतरा तो नहीं कह सकते, बट खतरा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ वोट्स कुछ नए पार्टीज़, कुछ युवा पार्टीज़ को भी मिलती हैं और कुछ कम्युनल पार्टीज़ को भी जाती हैं, जिसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। अगर हम हाई पोलराइजेशन की बात करें, तो यहाँ पे रीजनल या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आउटसाइडर इनसाइडर की नैरेटिव रोज आपको मीडिया में, सड़कों पे, हर जगह सुनने को मिलेगी। अगर हम रियलिस्टिक अगर एनालिसिस की बात करें इन सारे सीट्स पर, तो मोटा मोटा ये समझा जा सकता है कि टीएमसी को 160 से 185 सीट्स मिलेंगी, बीजेपी को 90 से 120, कांग्रेस और लेफ्ट जो है वो 5 से 20, और जो अदर्स हैं उनको 5 सीट्स तक मिल सकती हैं। ये यहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट और सर्वे के अनुसार ये डेटा है। देखते हैं, ये तो प्रिडिक्शन है, ये ट्रेंड है, बट फाइनल रिजल्ट्स तो हमारे जनता जनार्दन के ऊपर ही निर्भर करता है कि वो किसको उस दिन जिताना चाहते हैं, वो अपने दिल में किस कैंडिडेट को लेकर के अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सोच रहे हैं जो उनका उत्थान कर सके। तो लग तो रहा है कि टीएमसी जीतेगी, लेकिन मार्जिन बहुत कम होगा, क्योंकि बीजेपी बहुत स्ट्रांगली चैलेंज कर रही है, ठीक है। बट अगर हम समझे, यहाँ पे जो सबसे बड़ा फैक्टर्स है जो टीएमसी के सपोर्ट में जा रहा है, वो है माइनॉरिटी वोटेड यूनाइट। यहाँ पे जैसा कि आपको पता होगा, मुसलमानों का वोट कंप्लीटली टीएमसी के तरफ इंक्लाइंड है। वो बीजेपी की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, या तो वो टीएमसी की तरफ जाना चाहते हैं, या वो अपने लोकल पार्टीज़ या इंडिविजुअल्स को वोट करना चाहते हैं। अगर वुमेन वोट की बात करें, तो टीएमसी के साथ यहाँ की महिलाएं बहुत ज़्यादा ज़ोर से इनकी साथ देते हुए दिख रही हैं, बट स्टिल वोट स्प्लिट होंगी, जिससे बीजेपी को फ़ायदा होगा। और फाइनल जो गैप है वो बहुत कम की दिख रही है इस बार के चुनाव में, बहुत हाईली कम्पिटिटिव है। अगर एक्स फैक्टर की बात करें, तो जैसा कि मैंने बोला, महिला वोट, मुस्लिम वोट,
नॉर्थ बंगाल परफॉर्मेंस, लास्ट मिनट अलायंस, ये वो मुद्दे हैं, ये वो मेन पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये इलेक्शन कभी भी किसी भी साइड पे टर्न कर सकता है। बट उम्मीद ये करते हैं जो भी पार्टी या जो भी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रतिनिधि बने वो अच्छे से उस जगह पे काम करे और उस चीज़ को समझे। हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाइज प्रिडिक्शन के बारे में, यहाँ पे कास्ट और रिलीजन का जो वोटिंग पैटर्न है, हाउ दे एक्चुअली थिंक, उस बारे में, और एग्जैक्ट प्रिडिक्शन क्या है बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस, ये भी हम बात करेंगे बेस्ड ऑन द ग्राउंड एनालिसिस। तो भाइयों जुड़े रहिए और इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इस इलेक्शन को, ताकि हम सब ये समझ पाए कि क्या है, जनता क्या चाहती है, पार्टीज क्या डिलीवर कर रही हैं, और एट द एंड बंगाल किस और बढ़ रहा है। धन्यवाद।